इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। तो एक नज़र डालते हैं इस एग्ज़ाम पे। यह परीक्षा 26 नवंबर 2020 को आयोजित हुई थी। ग्रुप पीई ग्रुप का, जो कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए होता है, उसका विस्तृत सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इसमें 30 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। इसमें हम मैथमेटिक्स के 30 प्रश्नों का विस्तृत हल देने वाले हैं। इसमें पूछे गए प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम और फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक पे जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पे जा सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन जो कि इस एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 61, इफ थीटा इज एक्यूट एंड दिस देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे देखें कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा को हम बदलें, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, हर को हम बदल सकते हैं। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे एलसीएम ले लें साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये दोनों कैंसिल आउट। यह लेफ्ट हैंड बदल जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं tan, यह बराबर होता है √3, यह 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर 60 डिग्री से, अर्थात थीटा का मान जो होगा वह 60 डिग्री होगा। लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है रेडियन में, तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बराबर 180 डिग्री। अगर इसे हम 3 से भाग दें तो यह 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/3, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, इफ x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। आए इतना बराबर हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे ये मान रख ले, तो इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इन दोनों में देखें कॉमन क्या है अपने पास, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, ये दोनों में कॉमन है। बच गया अंदर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में ये है, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1। तो 1 को इतना से गुणा कर देंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, जिसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा आर स्क्वायर, इसके जगह पे आर कॉस एल्फा, यह बराबर है जेड के, तो माइनस में हम जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह बराबर किसके है, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, द मीन ऑफ एजेज ऑफ 30 गर्ल्स इज 14 ईयर, 5 गर्ल्स विच मीन एजेज ऑफ 15 ईयर्स लेफ्ट, द मीन एजेज ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स बिल। देखिए 30 लड़कियों का एज 14 साल है, तो यानी 30 लड़कियों का कुल एज कितना हो जाएगा, 30 गुने 14 साल
बराबर हम लिख सकते हैं 420। इसमें से कह रहा कि 15 साल मीन एज का 5 लड़कियां छोड़ के चली गई, यानी 15 गुने 5 75 माइनस कर दी, तो यह कितना हो जाएगा? 420 में से हम 75 माइनस कर देंगे, 5 7 4 11 345। अब लड़कियां हमारे पास कितने बच गए? 30 में से 5 लड़कियां चले गए, तो अब हमारे पास 25 बच गए। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा, एक बार लगा 25 9 95 3 8 आएगा, ये 13.8 ईयर्स आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, द मीडियन ऑफ द सीरीज इतना इज। इसके मीडियन क्या होगी, माध्यिका क्या होगी? तो सबसे पहले दिए गए डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा है उसको सबसे पहले रख लीजिए। चलिए 27 को मैं सबसे पहले रखता हूँ। 27 के बाद कौन सा है? 31। 31 के बाद इससे पहले 30.5 भी आएगा, उसके बाद 31 के बाद 34 के बाद 35 के बाद 37.5 38.5 और लास्ट में 39। देखिए, एक बार ऐसा करने के बाद असेंडिंग में इसमें आंकड़ों को जोड़ जरूर लीजिए, कहीं कोई छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें बीच वाला आगे से 4 हटा दीजिए, पीछे से 4 हटा दीजिए, बीच में कौन सी आ गई? 35। यही इसकी माध्यिका होगी, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ मोड, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो हिस्टोग्राम से हम मोड को निकाल सकते हैं, हिंदी में इसे बहुलक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मोड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ मेंबर्स आर 8.9 एंड 9 रेस्पेक्टिवली देने का ये मतलब, जो पहले दिया हुआ है मीन इसका 8.9 और मीडियन इसका 9 है, ये समझना जरूरी है। तो इसका मोड निकालना है, तो मोड का फॉर्मूला एक हम जानते हैं, मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं 3 गुना 9 माइनस 2 गुना 8.9, ये हो जाएगा 27 माइनस ये हो जाएगा 17.8। तो हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा 9.2 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, द मोड ऑफ द सीरीज इतना ही। देखिए, बहुत ही आसान सवाल। मोड यानी जो अधिक बार आया है, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, एक 2 3 बार 2 आया है, 1 2
3, 4 बार 2, 3 आया है, सॉरी। तो सबसे अधिक बार कितना कौन हो गया, 2 आया 3 बार, और 3 आया है 4 बार। सबसे अधिक बार 3 आया है, तो इसका मोड होगा 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल पेरीमीटर्स if the diagonal of the square is 6√3 centimeter, 6√2 centimeter, the area of the triangle is। एक कह रहा है स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। इसका स्क्वायर का डायगोनल कह रहा है 6√2 है। स्क्वायर में हम जानते हैं डायगोनल का फार्मूला होता है a√2 बराबर होता है यानी 6√2 की, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर का जो साइड होगा वह 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 गुने भुजा यानी 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर, और कह रहा है कि यह बराबर जो है त्रिभुज के पेरीमीटर से है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि प्रत्येक भुजा जो होगा 24 का तिहाई होगा, यानी 8 तिया 24, 8 सेंटीमीटर का इसकी प्रत्येक की भुजा होगी। तो इसका एरिया पूछा जा रहा है, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का। तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर 8 का स्क्वायर यानी 8 गुने 8 कर दें, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। यह हो जाएगा 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द सर्किल इज। देखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल होता है 2πr और रेडियस r, इन दोनों का डिफरेंस कह रहा 37 सेंटीमीटर है। तो इससे हम r कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा 2π, पाई की जगह पे 22/7 लिख सकते हैं, -1 बराबर 37 सेंटीमीटर। इससे हमें मिल जाएगा r = 37। दूसरी तरफ ले जाएं तो 7 LCM लेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे 22 गुने 2 44 में से 7 माइनस करेंगे, ये 37 कैंसिल, यानी कि 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। जब हमें सर्किल का रेडियस मालूम हो गया तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ये होता है πr²। पाई के जगह पे 22/7 रेडियस r, इसका स्क्वायर करेंगे, 7 2 बार गुना कर दें, जो भी आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। 22 गुने 7 करेंगे 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, अ मेटल पाइप हैज एन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर and is 20 centimeter long, then the volume of the metal used is। एक पाइप है, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर, इंटरनल
3 सेंटीमीटर और इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि मेटल इसमें कितना यूज हो। तो यह जो होगा इसका वॉल्यूम हम इस पाइप की बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन घटा दें, यानी कि पाई r² ऊंचाई की जगह पे इसका 20 सेंटीमीटर माइनस पाई आंतरिक त्रिज्या अगर स्मॉल r कहें इंटू 20 सेंटीमीटर। इससे हम कह सकते हैं पाई 20 सेंटीमीटर कॉमन है, तो पाई की जगह पे 22/7 गुने 20 r²। बाहरी व्यास जब 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसका 2 यानी कि r² बराबर 4 माइनस स्मॉल r यानी 3 का आधा का वर्ग कर दें, तो 3 तिया इसको कर दें, इतना आ जाएगा घन सेंटीमीटर। तो इसी को हमें हल कर देना है। देखिए ये 3/2 का वर्ग करेंगे तो ये इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 9/4। अब इसको एलसीएम ले लें तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 4 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 4 चौक 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 अर्थात 7, तो ये 7 इससे कट जाएगा। 4 × 20, 22 × 5 घन सेंटीमीटर, अर्थात 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110 आता है, इतना घन सेंटीमीटर होगा। यही इसमें लगे मेटल का वॉल्यूम होगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स स्मॉलर साइड, देन रेशियो ऑफ द साइड्स इज। एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल कह रहा है, इसके स्मॉलर साइड मान ली कि x है, इसका 3 गुना है, यह 3x है। हम जानते हैं कि प्रत्येक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल का। तो मान ली इस भुजा की लंबाई अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये 3x का वर्ग 9x² माइनस x² होल का अंडर रूट होगा। इसे हम लिख सकते हैं 8x² का अंडर रूट, इसे हम लिख सकते हैं 2√2x, यानी इनके साइड का रेशियो जो होगा 2√2x डिवाइडेड बाई x होगा, x कैंसिल, अर्थात 2√2:1, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज रोल्ड इज। एक डाइस को रोल करने पे इवन नंबर प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम जानते हैं डाइस में 1 से लेकर के 6 तक नंबर होते हैं, तो इसमें से इवन नंबर होते हैं 2, 4 एंड 6, यानी 3 इवन नंबर होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3 कुल कितनी घटना घट सकती है 1 से लेकर के 6 तक, यानी 6 प्रकार की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी, अर्थात 3 दूना 6 अर्थात 1/2, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73, अ cuboidal metal of dimension 44 centimeter into 30 centimeter into 15 centimeter was melted and cast the cylinder of height 28 centimeter. Its radius will be। कह रहा है एक घनाकार कुबॉइडल
मेटल जिसका डायमेंशन लेंथ 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर है, वो मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जाता है। तो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा? तो ये देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस पूछ रहा है, आर दे देते हैं, आर स्क्वायर इंटू एच यहाँ पे दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, बराबर यह कोवॉइडल मेटल के वॉल्यूम के बराबर होगा, जिसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात ये 44 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। इससे हमें आर का वैल्यू निकालना है। 28 सेंटीमीटर सभी से गुना में है, तो इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब काटिए इसे, पाई को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 22/7 का उल्टा 7/22। देखिए 22 दूना 44, 14, 7 दूना 14, 2 से काट दे 15, 15 गुने आर स्क्वायर बराबर 15 गुने 15 यानी 15 स्क्वायर, अर्थात आर का मान आएगा 15 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का रेडियस होगा 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, अ मैन डिपॉजिटेड 8,000 in a bank for 3 years at 5% per annum compound interest. After 3 years he will get, फार्मूला हम जानते हैं, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। एन क्या है कि कितना बार इंटरेस्ट लगेगा। टाइम यहाँ 3 साल है, पर एनम इंटरेस्ट है, अर्थात एन की वैल्यू 3 आएगा। तो यहाँ पर पी जो कि मूलधन है 8,000, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर के जगह पर 5/100, एन के जगह पे 3 हो जाएगा। इसे हम हल कर दें, ये हो जाएगा 8,000, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा 21/20 पर पावर 3 का मतलब ये हुआ, इसको 3 बार आप गुना कर दें। तीन 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, अर्थात 21 गुने 21 गुने 21। इसमें देखिए बिना गुना किए भी इसका सही ऑप्शन आप मार सकते हैं। देखिए 21 गुने 21 गुने 21 करते हैं, सबका इकाई अंक 1 है, 1 गुने 1 करेंगे 1, 1 गुने 1 करेंगे 1, अर्थात इसमें इसका गुणनफल जो आएगा उसका इकाई अंक 1 होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 1 है, तो गुना करने की भी ज़रूरत नहीं, इसका मार सकते हैं। 9,261 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 75, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम्स इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ 20 आइटम्स, देन द गेन परसेंटेज। देखिए इससे में कह रहा 16 आइटम को बेचने पे उसको फ़ायदा हो जाता है 4 आइटम का, इसलिए कह सकते हैं कि 4 आइटम उसको लाभ होता है 16 आइटम पे, इसलिए 100 पे कितना होगा, यही उसका परसेंटेज गेन होगा। काट दें, अर्थात 25% इसमें लाभ होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, अ कार कवर्स 420 किलोमीटर विथ अ कांस्टेंट स्पीड, इफ इट्स स्पीड वेयर 10 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have
टेकन 1 आवर लेस टू कवर द डिस्टेंस, द स्पीड ऑफ द कार इज। कह रहा है किसी ये स्पीड से कार चल रही है, मान लीजिए कि यह है यक्स, स्पीड ऑफ द कार इज यक्स किलोमीटर पर आवर, जो हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो इस स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड यक्स। अगर इसी को 420 को ही यक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर से हम तय करते हैं तो हमें 1 घंटा कम लगता है, अर्थात जो समय लगता है उसमें 1 घंटा जोड़ेंगे तब यह इसके डिस्टेंस इस टाइम के बराबर होगा। तो इस फार्मूला पर या तो हल करके निकाल लीजिए या ऑप्शन यहाँ पर बिठा करके रखिए, कौन सा सूटेबल है। देखिए जब यक्स की जगह पे आप देते हैं 60 तो क्या हो जाएगा, 60 से जब 420 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6×42 7। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, यक्स प्लस 10 का मतलब 70, 70 से 420 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6+1, अर्थात जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, अर्थात इसमें कार का स्पीड यानी यक्स का मान 60 किलोमीटर पर आवर आएगा, जो कि स्पीड ऑफ द कार पूछा गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ए कैन डू a job in 20 days, B can in 30 days, C in 60 days. If A is helped on every third day by B and C, then how many days the job is finished? देखिए ए का 1 दिन का वर्क होगा 1/20 पार्ट, बी का 1 दिन का काम होगा क्योंकि ये 30 डेज में कंप्लीट करता है तो 1/30, और सी का होगा 1 दिन का वर्क 1/60। तो देखिए पहला दिन ए काम कर रहा है, कितना काम करेगा, 1/20 भाग। दूसरा दिन ये ही काम करेगा, 1/20 भाग काम करेगा। तीसरा दिन क्या करेगा, ये तीनों मिलकर के काम करेंगे। तो तीनों मिलकर के कितना काम करेंगे, ये तीनों का योग करते हैं, एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 1, अर्थात 3 + 2 5 1 6 दहेंगे 60, 1/10 भाग तीसरे दिन काम होगा। अगर इन तीनों दिनों की काम की बात करें तो कुल योग कर दें, एलसीएम 20, 1 + 1 + 2, 2 2 4, 4 × 5 20, यानी कि 3 दिन में काम होता है 1/5 भाग, इसलिए पूरा काम कितना होगा, 5 × 3 डेज में, अर्थात 15 दिन उसको लगेगा काम को पूरा करने में, 15 डेज, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, द सम ऑफ द एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 इज। 2 का एडिटिव इन्वर्स होगा -2, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2। तो इनका कह रहा है सम क्या होगा, सम निकाल दिए 2 + 1/2, इसको आप हल कर दें, एलसीएम 2 होगा, -4 + 1 -3/2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, इफ x - k is SCF of this and this, then the value of k is। इन दोनों का SCF x - k। देखिए अगर ऑप्शन सी में बात करें -2 का, अगर x के जगह पे हम -2 रखते हैं तो पहला इक्वेशन
मान लीजिए कि ये पहला इक्वेशन है, इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए 3x², x के जगह पे -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 14 गुने -2 करेंगे -28 प्लस 16 बराबर 0, यानी पहले का मान 0 हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा में, अगर ये x के जगह पे -2 रखते हैं तो क्या होता है। तो 6 इंटू -2 पर पावर 3, तो ये आ जाएगा -8×6=48 प्लस 11 इंटू -2 पर पावर 2 अर्थात 4 प्लस में गुने 11 करेंगे 44 प्लस में आ जाएगा। फिर -4x ये आ जाएगा प्लस 8 -4, इसे हम हल करते हैं -2 जगह -48 और -4 तो -52 और 44 प्लस में 8 प्लस में ये दोनों को जोड़ दें 52 अर्थात 0, दोनों का मान 0 हो जा रहा है। इसलिए x का वह मान जिसे रखने पे बहुपद के मान 0 हो जाते हैं तो इसका एक गुणनखंड होगा x माइनस दिस, जो हम मान रख रहे हैं इतना, एक इसका गुणनखंड होगा। तो कह रहा है कि इतना बराबर x माइनस के, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, अर्थात ऑप्शन सी वाला सही होगा, k का मान -2 होगा। इसका डिटेल हल करके भी आप बना सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका अगर बेसिक मालूम है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। मैथमेटिक्स को जिस तरीक़ा से आपको समझ में आता है उसी हिसाब से बनाएं, आंसर एक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 80, द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसके -3 के नीचे कुछ नहीं, एक है, एलसीएम ले लें, x -2 ऊपर -3 से जब गुना करेंगे -3x प्लस 6 और x -2 के ऊपर 5 है तो ये 5 हो जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं x -2 ऊपर आ जाएगा 6 5 11, 11 -3x। तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अंश का हर और हर का अंश कर दे, अर्थात इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x -2 11 -3x, इसका रेसिप्रोकल होगा जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स द वन दैट इंक्लूड्स ऑल वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई दिस। x का कौन सा मान है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या इसी इक्वेशन से x का मान निकाल लें तब तो सेटिस्फाई होगा। तो आप ये ग्रेटर देन जो सिंबल है इसको इक्वल के जैसा ट्रीट करके तो इसे सोल्व कर दीजिए। तो देखिए 2x, अगर -x को दूसरी साइड में ले आए तो ये प्लस x हो जाएगा, जैसे इक्वल में होता है ग्रेटर देन का साइन दें। 7 तो पहले से था, -3 को दूसरी तरफ ले आए, ये +3 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 3x 10x = 10/3, जैसे इक्वल में करते हैं वैसे यहाँ कर देना है, यानी x ग्रेटर देन होना चाहिए 10/3 से, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन द रेशियो 7:6, देन k इज इक्वल टू, k का मान क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि इस रेशियो में है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रूट्स
होंगे 7x और 6y। x तो है ही है, तो चलिए यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं। u मान ले 7u और 6u। तो कह रहा है कि मूलों का गुणनफल बराबर, हम जानते हैं ये होता है, अगर अल्फ़ा बीटा गुण रूट्स हैं तो बराबर होता है c/a। इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की जगह पर 7u और 6u है, तो हो जाएगा 42u² बराबर c के जगह पे 14, a के जगह पे 3। 42 को दूसरी तरफ ले आए, 1/3 गुणे 3, इसे हम लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, अर्थात u का मान आ जाएगा 1/3। इससे हमें मिल गया u बराबर 1/3। अब हम जानते हैं मूलों का योग, सम ऑफ द रूट्स। ये क्या होगा साथियों, 13u बराबर -b/a। तो माइनस b की जगह पे यहाँ पर -k, a की जगह पे 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 13u की जगह पे 1/3 यानी 1/3 से गुना करते हैं बराबर k/3। ये आ जाएगा 13/3 बराबर k/3, अर्थात k का मान जो आएगा दोनों तरफ 3 से डिवाइड है, यानी k का मान 13 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, इफ द mth term of an arithmetic progression is 1/n and nth term be 1/m, then its mth term is। धीरे धीरे समझते हैं। mth टर्म, मान लीजिए पहला पद e, कॉमन डिफरेंस d है, तो mth टर्म की बात कर रहा, तो m-1 d बराबर कह रहा 1/n है। ठीक इसी प्रकार से कह रहा है a प्लस nth टर्म यानी n-1 d बराबर 1/n। यहाँ पर दोनों में a है, तो 1a को काटने के लिए नीचे माइनस करते हैं, कैंसिल। अब क्या होगा, t अगर दोनों में कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो का तेम लिखाएगा m-1 n प्लस 1 बराबर दूसरी साइड में 1/n माइनस 1/m। इसे हम लिख सकते हैं d, ये देखिए -1 + 1 कैंसिल, m-n इक्वल टू m-n मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा m-n। ये दूसरी गुना में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे भाग हो जाएगा m-n। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अर्थात d का मान जो आएगा वह होगा 1/m। जब d का मान हमें मिल गया तो a का मान भी निकाला जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। a बराबर दूसरी तरफ 1/n है, इक्वेशन 1 से हम ले रहे हैं, माइनस ये हो जाएगा m-1 और d के जगह पे 1/mn कर दिए। तो क्या होगा, ये दोनों पहले गुना कर दें, 1/n माइनस m/mn करेंगे 1/n बचेगा, और प्लस में 1/mn, अर्थात a का भी मान 1/mn बचेगा, a और d का मान सेम बचेगा 1/mn। तो अब कह रहा है mnth टर्म क्या होगा, t mn की बात कर रहा है, तो इसमें पहला टर्म, पहला पद a यानी 1/mn
प्लस mn माइनस 1 और d के जगह पे 1/mn। इसी को हमें हल करना है। mn कॉमन ले लें, ऊपर क्या बच जाएगा 1 और ये वाला पद प्लस mn माइनस 1। तो ये +1 और ये -1 कैंसिल, ऊपर mn/mn यानी ये दोनों भी कैंसिल, तो बच जाएगा क्या 1। तो इसका आंसर B 1 है, B होगा 1। आशा है इसे आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 84। द मेजरमेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP में है, इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 100 डिग्री एंड द लार्जेस्ट एंगल इज 140 डिग्री, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। कह रहा है ये अगर 100 डिग्री है, ये बढ़ते जा रहा है और सबसे बड़ा वाला जो है बढ़ते बढ़ते ये 140 डिग्री पर ख़त्म हो जा रहा है। तो इस तरीक़ा से ये साइड कितने होंगे, तो देखिए 100 जब ये है तो एक तरफ बढ़ा दें तो ये 80 डिग्री का कोण बनेगा। सबसे बड़ा वाला को बढ़ा दें 140 के साथ वाला, इसी दिशा में जब बढ़ेगा तो ये 40 डिग्री का। तो इस तरीक़ा से 80 से घटते घटते 40 तक आ जाएगा। सबसे बड़ा एक ही ओर के बहिष्कोण 80 डिग्री और ये वाला 40 होगा, सबसे छोटा वाला। तो इसका एवरेज निकाल सकते हैं। माध्य क्या हो जाएगा 80/80 प्लस 40/2। अब मान लीजिए कि इसमें जितने भुजा होंगे उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा। हम जानते हैं किसी उत्तल बहुभुज के एक ही तरफ के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। 8 4 12 यानी 120/2 करेंगे, 60 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 360/60 डिग्री, अर्थात n का मान 6 होगा। इस उत्तल बहुभुज में 6 भुजाएं होंगे, 6 साइड होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85। द फिगर फॉर्म्ड बाई सक्सेसिवली ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज। देखिए एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और ये कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, इसमें D1 बराबर नहीं होते हैं D2 के। तो इसके मिड पॉइंट को मिलाना है। चलिए अब मिला देते हैं। तो मिलाने पे जो बना चतुर्भुज वह क्या होगा, हम एक थेल्स प्रमेय से जानते हैं। इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं तो ये क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा और आधा होगा। अगर इसको नाम हम दें, इसका नाम D1 है और इसका D2 है, तो इसका मान हो जाएगा D1/2 और इसका हो जाएगा D1/2, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे और साथ ही समांतर भी होंगे। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों भुजा बराबर होगा और समांतर होगा। अब देखेंगे ये और ये दोनों इस नए जो चतुर्भुज बनेंगे उसके विकर्ण होंगे और इसमें ये भुजा जो होगा पहले वाले जो पैरेललोग्राम थे उसका एक भुजा होगा और दूसरा विकर्ण दूसरा भुजा होगा। चूँकि ये दोनों पैरेललोग्राम में बराबर नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके विकर्ण जो नया चतुर्भुज बना है उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता और स्क्वायर नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता। अब बात रही रोम्बस की,
तो चूंकि इसके विकर्ण नहीं है और विकर्ण आमने सामने का आधा है, विकर्ण के आमने सामने का आधा है ये दोनों भुजा और इसका आधा है, तो चूंकि इसका चारों भुजा बराबर नहीं हो सकता तो यह रोम्बस भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, एक पैरेललोग्राम। यह समांतर चतुर्भुज ही होगा, पैरेललोग्राम ही होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आशा है इसे आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 86, द रेशियो बाई विच P46 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B इज। कह रहा है A और B दो पॉइंट हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3 और 6, 7। P पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 4, 6। तो कह रहा है इसको किस रेशियो में ये काट रहा है। मान लीजिए कि m इंटू n के रेशियो में काट रहा है, तो हम जानते हैं कि ये 4 का मान हम निकाल सकते हैं m गुने 6 यानी 6m प्लस n इंटू -2 यानी 2 - 2n बटे m प्लस n। तो यह बराबर हो जाएगा जो पॉइंट जो इसको काट रहा है उसका x कोऑर्डिनेट का अर्थात 4 के। तो इससे हम मान निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं 6m - 2n बराबर 4m प्लस 4n। m को एक साइड में लिया, 4m माइनस दूसरी तरफ आ जाएगा तो यह आ जाएगा 2m बराबर -2n दूसरी तरफ जाएगा, यह 6n हो जाएगा। इससे हमें मिल जाएगा, आइए इधर m बटे n इक्वल टू दूसरे साइड में 6/2 यानी 3/1 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, वैल्यू ऑफ sin 105 डिग्री इंटू sin 75 डिग्री इज। देखिए sin 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। उसी तरीक़े से sin 75 को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। sin a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यह होता है sin a यानी 60 डिग्री इंटू cos b अर्थात cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। ये आ गया इसका। उसी तरीक़ा से sin 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री का मान हो जाएगा sin 30 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री sin 45 डिग्री। सबका मान हमें मालूम है इसलिए लिख सकते हैं sin 60 डिग्री का मान √3/2 cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 sin 45 डिग्री 1/√2। ये आ गया पैर इंटू दूसरा देखें sin 30 डिग्री 1/2 cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस cos 30 डिग्री √3/2 sin 45 डिग्री 1/√2। अब देखिए इसी को आगे यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। इन दोनों में एलसीएम हम ले सकते हैं। ये आ जाएगा 2√2, ऊपर आ जाएगा √3 + 1। दूसरा में आ जाएगा ये भी 2√2, ऊपर 1 + √3। √3 + 1 करें या 1 + √3 करें बात बराबर है,
नीचे आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे 8 आ जाएगा, ऊपर a² अर्थात 3, b² 1 का वर्ग करेंगे 1 + 2√3, ये आ जाएगा 4 + 2√3/8। इन दोनों में ऊपर कॉमन हमें मिल जाएगा, देखें 2 ऊपर आ जाएगा 2 + √3/8 अर्थात 2 + √3/4 या √3 + 2/4, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x × cos x इज। sin x × cos x का मान क्या होगा, इसे हम देखें। sin x × cos x है, इसे 2 से गुना कर दें और 2 से भाग दे दें, कोई अंतर नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, 1/2 रहने दें। 2 sin x × cos x बराबर होता है sin 2x, और sin का मान जो होता है -1 से लेकर के +1 तक होता है। तो अधिकतम मान कौन होगा, +1। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 गुने sin 2x, यानी यहाँ पर एंगल कुछ भी रहे, sin का मान +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये 1 तक जाएगा। तो इसका मान होगा, महत्तम मान जो होगा, मैक्सिमम मान 1/2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 40 मीटर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्ट। क्या कह रहा है, एक टावर है जिसका 40 मीटर का एक पोल है, इसके टॉप से यह 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसके बॉटम से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मीनार ये है। तो कह रहा है द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर क्या है आपका। तो देखिए, इस ट्रायंगल में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। 45 डिग्री का एंगल जब बनाता है तो समकोण बनाने वाली भुजा दोनों बराबर, अगर इसका x मान रखे तो ये आधार भी, जब ये x है तो आधार के बीच का डिस्टेंस भी x होगा। अब हम बड़े त्रिभुज की बात करते हैं जिसमें यह कोण 60 डिग्री बन रहा है। ये जब 40 है तो ये भी 40 होगा, यानी मीनार की ऊंचाई जो होगी x + 40 मीटर होगा। तो देखिए, इस त्रिभुज से हम अगर चलते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं लंब, यानी x + 40 बटे आधार x। tan 60 डिग्री के बदले हम लिख सकते हैं √3, 3 गुना करते हैं तो आ जाएगा √3x बराबर x + 40 बराबर आ जाएगा, x को एक तरफ लेके चले जाए, x आ जाएगा √3 - 1 बराबर 40, यानी x का मान इसको ले जाएं दूसरी तरफ, डिवाइड हो जाएगा √3 - 1। जब x का मान आ गया तो यही मीनार नहीं होगा, इसमें 40 मीटर हमें जोड़ना पड़ेगा, तब हमें मीनार की हाइट पड़ेगी जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा। तो ये टावर की हाइट करने के लिए हमें 40 + x का मान जो अभी आया 40/√3 - 1 ये करना, नीचे √3 - 1 ऊपर आ जाएगा, जब गुना कर देंगे तो 40√3 - 40 + 40 ये आ जाएगा, -40 + 40 कैंसिल आउट, अर्थात इसकी हाइट जो आएगा 40√3 डिवाइडेड बाई √3 - 1 होगा, जो कि ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो आशा है ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी।
क्वेश्चन नंबर 90, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स टू द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल विल बी। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसके मध्य बिंदुओं से को मिला दिया जाता है, तो ये जो नया बना है इसका एरिया पहले का कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार जो है बनता है, तो वह 1 2 3 4 बराबर बराबर 4 त्रिभुजों में ये बट जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 4 हिस्सा में से एक हिस्सा है, अर्थात इसका एरिया जो होगा 1/4 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन समाप्त। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।